फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज उत्तराखंड में के धराली में आए जल प्रलय की। कल दोपहर 1:45 पे जो 34 सेकंड में घटना घटी, उसका अब तक रेस्क्यू कार्य जारी है। उसमें कई होटल, पूरा एक गांव अपने साथ बहा के ले गया। तो अभी तक अंदाजा लगाना मुश्किल है कि उस मलबे के नीचे कितने लोग दबे हैं, कितनी जिंदगियां अभी और बचाई जा सकती हैं। अभी तक 190 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं। सारी जो टीम है राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर धराली में मौजूद हैं और आज रात वो वहाँ स्टे भी कर सकते हैं और वो राहत कार्य पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। क्या वजह रही है, बादल क्यों फटते हैं, क्या ये उत्तराखंड में जो बार बार घटनाएं घट रही हैं ये किसी बड़े संकेत की ओर दे रही? मेरे साथ प्रोफेसर महेश ठक्कर जी जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। वो डायरेक्टर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ के प्रोफेसर डायरेक्टर हैं। सीधे चलते हैं प्रोफेसर साहब के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है महेश ठक्कर जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए राहत कार्य जो चल रहा है वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन अगर मैं इसको सरल भाषा में अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ तो ये बादल फटने की प्रक्रिया क्या है? कब कहते हैं बादल फटा, कब कहते हैं फ्लैश फ्लड आ गया, ये सब जरा एक बताइए। फिर थोड़ा धराली के बारे और हर्षिल के आसपास के टेरेन के बारे में बताइए लोगों को। नमस्कार। देखिए, बादल फटने की घटना पिछले 3 से 4 दशकों में यहाँ कई बार हो चुकी है और बादल फटना, फ्लैश फ्लड आना ये आम बात बन गई है। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है वो इतना बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि क्लाइमेट का जो चेंज होना, जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा एक रीज़न हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी ये एक बज़वर्ड बन गया है कि क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, कि पूरे विश्व में तापमान बढ़ रहा है। तो पहले भी बढ़ता था, आज भी बढ़ रहा है। क्या ह्यूमन इंटरवेंशन, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटी उसको बढ़ावा देती है? क्या नेचुरल एक्टिविटी हमेशा ऐसी होती रही है? क्योंकि हम हमारी संस्थान में हमारे साइंटिस्ट पिछले 1000 साल, 10,000 साल, 1 मिलियन साल की 10 मिलियन साल के क्लाइमेट का अभ्यास करते हैं और इससे भी पुराना 100 मिलियन साल के क्लाइमेट का अभ्यास हम करते हैं। तो एक जो ग्राफ मिलता है, तब तो क्लाइमेट चेंज होता था। आज से 10 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था आज से 50 मिलियन साल पहले। तो तब तो हम नहीं थे, मतलब कि कोई ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं था। तो नेचुरल तरीके से क्लाइमेट चेंज होता रहता है। लेकिन हमको आज के दिन में ये सोचना है कि हमारा इंटरवेंशन कितना % है और क्लाइमेट अपने तरीके से, नेचुरल तरीके से जो बढ़ता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। हम कभी रोक नहीं सकते, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उनको रोक नहीं सकते। हम फॉसिल फ्यूल का जो दहन करते हैं उसको थोड़ा रोक सकते हैं। दूसरी बात हुई कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज होने से और क्लाइमेट चेंज होने से कैसे बादल फटता है, क्योंकि इरेटिक रेनफॉल जो देखते हैं हम पहले आज से 10 या 15-20 साल पहले,
जो क्लाइमेट की पैटर्न थी वो बहुत ही सिंपल थी, लेकिन आज वो पैटर्न बदल गई है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर विच गोज टू द एटमॉस्फेयर इट इज इंक्रीज्ड। तो इससे क्या होता है कि कोई एक जगह एक साथ बहुत सारा बरसात गिरता है। जैसे कि यहाँ हमेशा पिछले 10 साल में यहाँ करीबन 4 से 5 बार ऐसे बादल फटने की घटना हुई है। लेकिन बादल फटने की घटना इसको कैसे बोलेंगे कि आज एक दिन में नहीं, 1 घंटे में होती है, या तो 100 mm की बारिश होती है 1 घंटे में या 2 घंटे में, तभी ये फ्लैश फ्लड क्रिएट करता है और बादल फटने की घटना बोलते हैं। लेकिन ये धराली में जो घटना हुई है पिछले 4 दिन में, 1, 2, 3 और 4 अगस्त में टोटल 10 सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो बादल फटने की घटना से ये कोई ट्रिगर नहीं हुआ है। तो ये मेरा मानना है, और मैंने जिस एक्सपर्ट्स ने यहाँ काम किया हुआ है, डॉक्टर नवीन इसीलिए आज जवाहर, आपको जो कि जोड़ा PRL में साइंटिस्ट कल, क्योंकि कल बहुत से लोग इसी में चले गए डायरेक्टर साहब कि नहीं ये क्लाउड बर्स्ट है, अपने आप ही नाम दे दिया गया, चलने लगा। लेकिन जब मैं इसीलिए आज आपको जोड़ा कि क्लाउड बर्स्ट होता तो जो आपने नंबर्स दिए हैं कि एक साथ 100 mm बारिश हो या 10 सेंटीमीटर की बारिश एक साथ हो, तब क्लाउड बर्स्ट जैसी घटना घटती है। अब लोगों ने आज इस पे भी चर्चा शुरू कर दी है कि ये ग्लेशियर भी टूट सकता है, झील भी फट सकती है। जरा अगर इस पे कुछ थोड़ा सा बताना चाहें आप। हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूं कि क्लाउड बर्स्ट की घटना यहाँ नहीं दिख रही है। इस घटना को हम दूसरी तरीके से बोलेंगे, आइस रॉक एवेलेंच ट्रिगर्ड डेब्री फ्लो बोलते हैं। इसका नाम स्पष्ट ये है कि आइस रॉक एवेलेंच ट्रिगर्ड डेब्रिस फ्लो। डेब्री फ्लो का मतलब है एक साथ जब स्लोप के ऊपर से एक साथ बहुत सारा मलबा, जिसको हम ग्लेशियल टील बोलते हैं या तो मोराइन बोलते हैं, इस मलबे में एक ट्रिगरिंग होता है। तो ट्रिगरिंग कौन करता है? क्लाइमेट ट्रिगरिंग करता है। सिर्फ हैवी बारिश कभी ट्रिगर करने की जरूरत नहीं होती, वो तो ट्रिगर ही हो जाता है। हैवी बारिश में ऊपर से फ्लो हो जाता है। जो स्लो बारिश हुई है जिससे पानी नीचे गया और जो ग्लेशियल मलबा वहां खड़ा है वो लुब्रिकेट किया। नाउ मैं अभी एक दूसरी बात बताने जा रहा हूं कि भागीरथी वैली में ये जो घटना हुई है वो भागीरथी वैली के कुछ ही इलाकों में 3 छोटी छोटी ग्लेशियर्स के ऊपर ये बारिश गिरी है, और जो मलबे का जो वहन हुआ है, एवेलेंच का फ्लो हुआ है, सिर्फ 3 छोटी छोटी वैली में हुआ है। अभी इसका जो रूट है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। जब क्लाइमेट चेंज होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर 10 या 15 साल में जब बढ़ता है तो बड़ी ग्लेशियर होती है उसको असर बहुत कम होती है। जब छोटी ग्लेशियर होती है उस पर असर ज्यादा होती है। तो यहाँ जो छोटी ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं सर्क ग्लेशियर, और उसको हम दूसरा नाम हैंगिंग वैली ग्लेशियर बोलते हैं। तो ये हैंगिंग वैली ग्लेशियर हार्ड रॉक के ऊपर नहीं होती। हैंगिंग वैली ग्लेशियर, यहाँ जो ग्लेशियर फटा है हैंगिंग वैली ग्लेशियर, वो मलबे के ऊपर ग्लेशियर बैठी है। तो ग्लेशियल का मलबा, जिसको हम ग्लेशियल मोरेन बोलते हैं, ग्लेशियल टील बोलते हैं, इसके ऊपर एक ग्लेशियर हैंगिंग ग्लेशियर बैठी है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सबसे पहला असर इस छोटी ग्लेशियर को होता है। आज इकोनॉमी गिर जाती है तो पहला असर किसको होता है? छोटे गरीब को होता है। तो गरीब पहले गरीब और बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ छोटी ग्लेशियर में पहली असर होगी, और इसलिए वहां जो आइस है, आइस बहुत ही जल्दी पिघल जाएगा, और जो वहां ग्लेशियर का टिल मलबा है, मलबे के अंदर वो पानी उतर जाएगा। जो अभी बारिश आई नहीं है लेकिन पानी उतर जाएगा, और इससे जो मलबा है वो बहुत लुब्रिकेंट बन जाएगा। इसलिए एक छोटा सा ट्रिगरिंग उसको चाहिए कि एक बारिश का एक झटका आएगा, तो वो बारिश इतना बड़ा मलबा नहीं ले आ सकती। यहाँ दूसरा एक रीजन है जिसको बोलते हैं कि स्टिफनेस, जिसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ जो छोटी छोटी ग्लेशियर है उसका ग्रेडियंट बड़ी ग्लेशियर से, बड़ी भागीरथी वैली से बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ 80 to 70 डिग्री का जो स्लोप है वो स्लोप इसको ट्रिगर करता है। तो हमें ये देखना है कि हाई स्लोप वाली छोटी छोटी ग्लेशियर है, इसके ऊपर जब
अल्बिडो इफेक्ट आएगा। दैट मीन्स कि टेम्परेचर जो राइज होता है, और ग्लेशियल में जब हैवी ग्लेशियर जो व्हाइट कलर का जो ग्लेशियर का जो ऊपर की परत होती है, वहां से टेम्परेचर 90% जितना जो रिफ्लेक्शन है वो चला जाता है। लेकिन यहाँ व्हाइट कलर का जो परत है वो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर रॉक है। तो रॉक और आइस दोनों ने ये ट्रिगर किया है। और आपने देखिए तीसरा कि है ये मुझे ग्रेडियंट। लगता है जो जितना मीडिया में चल रहा है, लोग समझ रहे हैं, उससे अलग आपने बताया ये क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है, ये आइस रॉक डिब्रीज के साथ एवलांचे आया है। एग्जैक्टली। लेकिन प्रोफेसर साहब, अगर ये हुआ है तो ये और चिंता का विषय है, ये और बड़ी ये चिंता की बहुत बड़ी तरफ, चिंता का विषय है। ये सबसे, अगर ग्लेशियर्स टूटना शुरू हुए, आज एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण की, बोले कि जिस तरीके से राजस्व की कमाई के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, कहीं हिमाचल खत्म ना हो जाए, मैप से मिट ना जाए। इसको एक साधारण टिप्पणी समझ के नहीं छोड़ना चाहिए। और विडंबना ही कहूंगा मैं कि जब कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, या 2013 वाली हो जाती है, या 2021 में भी हुई, तो सब लोग शुरुआत कर देते हैं, अरे अरे पर्यावरण के साथ खराब हो रहा है, ये हो रहा है। फिर ये एक हफ्ते बाद लोग अपने अपने उसी पे पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिवर साइड कंस्ट्रक्शन सबसे खतरनाक होता है। और जो इस वैली के हर्षिल और जहां पे ये घटना हुई है, वहां पर तो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए। शायद आपके ही किसी ने, साइंटिस्ट ने ये बनाया था, नवीन जी ने, कि उधर पूरी रॉक सीमेंटेड बाउंड्री बना दी थी फ्लो रोकने के लिए, और उन्होंने बाकायदा समझाया कि उस फ्लो को अगर रोकेंगे तो और बड़ी त्रासदी होगी। ये यहाँ पर नवीन जुआल का बहुत बड़ा काम है, योगदान है। हमारी इंस्टीट्यूट में भी दो साइंटिस्ट हैं, नवाज अली एंड मयंक शेखर। इन्होंने इसी वैली पर, ये इसी विलेज के आसपास काम किया है, और पिछले कई दशकों में कितनी कितनी बारिश से और कैसे कैसे एवेलेंच, रॉक एवेलेंच आया है, उससे यहाँ तबाही हो चुकी है, वो सब बताया हुआ है। लेकिन अगर कोई सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी का स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी जगह हमने ये गांव बसाया है, और हर्षिल विलेज और धरारी विलेज बसाया है, वो कोई भी सामान्य आदमी भी देखेगा तो पता चल जाएगा कि ये पहले का एक एवेलेंच का स्लोप के ऊपर, और पहले का जो एवेलेंच फ्लो है या तो डेब्री फ्लो है, इसी के ऊपर हमने ये विलेज बसाया है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि डॉक्टर साहब, विलेज मैं जब आपको बसता है रोकूंगा, तब हल्का आसपास सा के कई रोकूंगा। पेड़, आपने एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताया कि ये डेब्रीज के फ्लो पर बसा दिया गया। रिसर्च पूरी है, जियो साइंटिस्ट ने पहले बता रखा था, उसके बाद इस तरीके का होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। कि मतलब आप लोगों की जिंदगी को दांव पे लगा रहे हो। वो हो सकता है 10 साल के लिए लगे, 20 साल के लिए लगे, लेकिन वो सेफ तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं कहूं तो ये कोई बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। नहीं, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट और कई इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट काम कंटिन्यूअस इसी एरिया में करते हैं, क्योंकि ये यंगेस्ट माउंटेन चेन है पूरे विश्व में। ये हिमालयन माउंटेन चेन को बहुत ही यंग माउंटेन चेन मानते हैं। यंग का मतलब ये होता है कि वो रोज उठ रही है जी, जो हर साल 4 सेंटीमीटर से ज्यादा उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। जब ऊंचाई बढ़ती है तो उसका स्लोप बढ़ जाएगा, ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब इतना यंग माउंटेन के ऊपर इतना सारा काम हो चुका है, तो ये काम को इमीडिएटली कोई रिसर्च जर्नल के अंदर रखने का कोई जरूरी नहीं है। रिसर्च जर्नल में मैंने छाप दिया, ये काम हो गया, लेकिन इमीडिएटली इट शुड गो टू दी प्लानिंग सिस्टम। और हमारी जो व्यवस्था है, डिजास्टर की व्यवस्था है,
सिटी प्लानिंग है, रॉक और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग है। तो प्लानिंग कमीशन में ये इमीडिएटली जाना चाहिए। या तो प्लानिंग बिल्कुल। जहां होता है हाई अल्टीट्यूड में, वहां जियोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है जियोलॉजिस्ट, तो जो काम किसी ने किया है उनका वहाँ क्लाइमेट और जियोलॉजी का काम इमीडिएटली दे हैव टू इम्प्लीमेंट देयर, कि वॉट एवर दे हैव सेड is 100% right and take it seriously when you develop infrastructure or any other valley slope development। तो ये नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है बिल्कुल। कि जानने के बावजूद, क्योंकि इतनी छोटी छोटी ग्लेशियर बहुत है। जी जी, प्रोफेसर साहब, एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आपने बताया कि जो प्लानिंग हो, सिटी प्लानिंग हो, उसमें जियो साइंटिस्ट को रखना चाहिए और जो भी नए जनरल आ रहे हैं उनकी जानकारी सरकार के थ्रू हर डिपार्टमेंट को पहुंचनी चाहिए। ये एक बात हो गई। लेकिन जो ये ऑल वेदर रोड बन रही है, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं विकास का विरोधी बैठा नहीं हूं, लेकिन जो रोड बन रही हैं क्या उसका भी कुछ असर पड़ रहा है? क्योंकि धीमे धीमे हिमाचल में तो यही प्रूवन हो रहा है कि जितना लोअर शिवालिक एरिया है वो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में। जितना जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टनल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाएंगे, ये सब हम भारत की ओर से अगर देखते हैं तो पूरा स्लोप के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि हिमालय भारत में जितना हिमालय का स्लांटिंग है, वो पूरा स्लांटिंग एवरेज है। 45 डिग्री स्लोप पे बैठा है। और चाइना, हम ऊपर चले जाए, इसके बाद चाइना आता है। तो चाइना जिस लेवल पे बैठा है वहां फ्लैट है, हजारों किलोमीटर का फ्लैट रीजियन है जिसको तिबेटियन प्लेटू बोलते हैं। तो वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना इनके लिए बहुत इजी है, क्योंकि फ्लैट रीजन में करता है। हम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे वो 45 डिग्री के स्लोप पे करेंगे। इसलिए जो रोड बनेगा वो सिर्फ एंड सिर्फ हमेशा ये खतरा रहेगा, बहुत ही हजार्डस होगा। जो हमेशा स्लोप पे ऊपर बैठेगा, वहां स्लोप बनाने रोड बनाने के लिए हमको जंगल काटने पड़ेंगे। जब जंगल काटते हैं, पेड़ काटते मैं हैं, एक रिपोर्ट तब क्या देख रहा होता है था कि नवीन वो जी की, मलबे मैं उसका को जिक्र पकड़ कर के दूं। बैठा है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था नवीन जी की, करीबन 6000 से ज्यादा पेड़ झाला और जराल की रोड बनाने के लिए चिन्हित कर दिए गए, निशान बना दिए गए कि ये काटे जाएंगे। और उस ये 8 से 10 किलोमीटर, जी करीबन 6.5 किलोमीटर का 8 से उन्होंने 10 स्ट्रेच किलोमीटर बताया। के अंदर ये 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के अंदर 6000 वृक्ष काटे जा रहे हैं, क्योंकि वहां रोड बनानी है। तो ये जब रोड काटेंगे तो जो मलबे के ऊपर पेड़ उगा है, तो मलबा इसलिए वहां स्थायी है क्योंकि वो पेड़ का जो रूट है, वो रूट उसने मलबे को पकड़ पकड़ लिया के है। बैठा है। जी। अगर वो आप निकाल दोगे तो वो तो स्लोप में बह जाएगा। तो छोटा सा लुब्रिकेंट की जरूरत है, तो पानी उसको लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है और पूरा स्लोप और बारिश कभी रुकेगी नहीं। बारिश तो हर बना। अप्रैल लास्ट से शुरू होगी और अक्टूबर तक होगी बारिश। हर 26 में जाएंगे तब भी यही होना है। अभी कोई ऐसा लगा, इतना टफ हो रहा है डॉक्टर साहब वहां पर मतलब रेस्क्यू करना, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और फिर भी मुझे लग रहा है लोगों को अभी तक इसकी चिंता नहीं, बस अभी बच जाए। वो मतलब शॉर्ट साइटेडनेस की हाइट है, ये कहना चाहिए। आम जनता के लिए, आम जनता को क्या पता है? आम जनता को खाने के लिए, वहां धंधा करने के लिए छोटी सी दुकान चाहिए। जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट के लिए एक छोटी होटल बनाते हैं क्योंकि उनको खाना है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप अब प्रशासन जब धराली देखता है जैसे कि कस्बे में आप कह रहे कहाँ हैं ये कि पूरा डेवलपमेंट 50 होटल थे, होम स्टे और होटल मिला के 50 से ज्यादा थे धराली जैसे कस्बे में। सोचिए, तो ये बन तो सब कंक्रीट का ही रहा। तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम कहाँ डेवलपमेंट करते हैं। आपको पता है, आप जरा गूगल में जूम करके देखेंगे, धराली विलेज में ये पूरा एक मलबे का फैन है। मलबे का एक बड़ा फैन बोलते हैं हम, हमारी भाषा में फैन बोलते हैं। तो उसी पर ये विलेज को बनाया है।
और जो विलेजर है, वहाँ के गांव के लोग हैं, उन्होंने आसपास के सभी इलाके का जो पेड़ है वो काट दिया है और वहाँ सेब का प्लांटेशन किया हुआ है। तो रिजल्ट क्या आएगा? बिल्कुल, रिजल्ट तो जो 60 सामने है डिग्री का इससे स्लोप भयावह है। आएंगे। जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भयावह आएंगे। और अगर हम लोग ने मतलब इमरजेंसी बटन, ये आईसीयू से बुरी हालत में है इस समय कंडीशन हर्षिल और उसकी, अगर अभी कोई तुरंत एक्शन नहीं लिया गया कि टूरिस्ट, नंबर ऑफ टूरिस्ट पे आपने रोक नहीं लगाई, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन तो तुरंत बंद होना चाहिए मेरी समझ में, नहीं तो हो सकता है अगले साल फिर हम किसी बड़ी घटना को लेकर बैठे होंगे। यहाँ ऐसा है कि ये जो छोटी, जिसको हम हैंगिंग वैली ग्लेशियर बोलते हैं, वो हैंगिंग वैली ग्लेशियर पूरे रीजन में सबसे ज्यादा होती है। जी जैसे कि ये गंगोत्री के आसपास है, वैली ग्लेशियर बहुत ज्यादा है। गंगोत्री एक ही ग्लेशियर है, लेकिन उसके जो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर है वो सबसे वो ज्यादा सब है। हैंगिंग तो है, कोई भी हैंगिंग वैली है। कोई भी हैंगिंग ग्लेशियर वो फट सकती है, और वो हार्ड रॉक के ऊपर कभी वैली ग्लेशियर नहीं होती। वो ग्लेशियल मलबे के ऊपर, जो पुराने 1000, 2000, 5000 या 10,000 साल पुराने ग्लेशियल के मलबे के ऊपर वो बैठती है, तो वो ट्रिगर बहुत जल्दी होती है। शायद ये समझने से ज्यादा अब ये सही में एक्शन का समय होना चाहिए। ये राहत कार्य आज हम पहुंचा भी पा रहे हैं, कल हो सकता है मतलब 34 सेकंड की ये बर्बादी है, और 24 क्या अब 30 घंटे से ऊपर हो गए अभी हम लोग राहत कार्य 34 सेकंड में अगर हुआ। अगर ये कहीं बोलना नहीं चाहिए, कोई ऐसी प्रलय आ गई जो आधे 1 घंटे हो गई तो वो मैप से साफ कर देगा। बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। और अगर प्रशासन ने अपने प्लानिंग के अंदर, अपने पॉलिसी के अंदर ये सब अगर नहीं इंक्लूड किया कि कहाँ कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्या उसमें मेजर रखना पड़ेगा, तो ये घटनाएं बनती रहेगी। क्योंकि पिछले 2 साल में 2021 से लेके 25 तक हिमाचल में इससे भी ज्यादा दर्दनाक घटना हम देख चुके हैं। लास्ट में मैं प्रोफेसर साहब आपसे कहूंगा, अगर आप कुछ चित्रों के द्वारा बता सकते हैं कि कैसे क्या है, थोड़ा दर्शक समझ जाए तो। या मेरे पास मैं शेयर कर सकता हूं आपको, ये मेरा स्क्रीन, जिसमें जी क्या दिखाई दे रहा है मैं आपको? कहूंगा कि फुल कर दें इसको। जी आ रहा है भागीरथी वैली, और आप देख रहे हैं कि जी इसको फुल स्क्रीन कीजिए। भागीरथी वैली है जी, भागीरथी वैली है यहाँ। और ये उसका गूगल पिक्चर है, इसका सैटेलाइट पिक्चर है कि जहाँ हर्षिल की जो घटना हुई है, और यहाँ आर्मी कैंप है। तो ये इतनी, हाँ, ये अपस्ट्रीम साइड है और ये डाउनस्ट्रीम साइड है। आप देखिए कितना स्लोप है। ये कुछ है कि क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है, फ्लैश फ्लड मैंने अभी बता दिया आपको कि ये फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट की घटना में नहीं है, ये ग्लेशियर कोलैप्स हुई है। आप यहाँ देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है धराली विलेज का, आप देख रहे हो? जी जी, कर्सर मूव कर रहे हैं। ये धराली विलेज में, ये भागीरथी वैली के ऊपर ये ग्लेशियर का एक फैन बनाया है, इसको बोलते हैं मोरेन का फैन। तो डेब्री फ्लो से, ये पुराना डेब्री फ्लो का फैन है, इसके ऊपर ही इसको हमने इस गांव को बसाया है, हर्षिल वैली में धराली विलेज। देख सकते हैं आप दर्शक मित्र? बिल्कुल 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 देख रहा हूं। यहाँ ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये ग्लेशियर फील्ड है। ऊपर जो वैली जहां से ग्लेशियर फटी है वो इस फील्ड से फटी है, और यहाँ से ये 3 किलोमीटर के अंतर में यहाँ पर ये फ्लो आया है। आप ये बिफोर दी डेब्रिज फ्लो ये आप देख रहे हो, लेकिन ये जो डेब्री है वो पुराना है, जिसके ऊपर हमने होटलें बना दी है, या होटल से कई सारी होटलें, कई सारे घर बनाए गए हैं, और ये रिटेनिंग वॉल बनाई है। आप देख सकते हो रिटेनिंग वॉल भागीरथी की भी है और इस वैली की रिटेनिंग वॉल भी है। और आप देख सकते हो स्लोप करीबन 45 डिग्री से ज्यादा स्लोप है जी। और ये
जब सारी जो तस्वीरें यहाँ एक गूगल देखने से जैसी ली बात गई हैं कि- और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं महेश हाँ। ठक्कर साहब, प्रोफेसर साहब, कि कैसे ग्लेशियर टूटा है और पूरा फ्लो 3 किलोमीटर का उसने पैसेज तैयार करके उस डेब्रीज पे आके गिरा है आके और बहा ले गया है उसको धराली ये विलेज मेरे पे। विज्ञानी ये मेरे विज्ञानी उसी जगह जहां धराली विलेज से ऊपर गए अपस्ट्रीम साइड में, और वहां वैली एकदम छोटी दिख रही है। तो यहाँ अगर आप कोई भी देखेगा तो लगेगा कि यहाँ तो कोई स्लोप भी नहीं है, और यहाँ कोई आपदा आने की संभावना नहीं है। लेकिन ये जो पत्थर है, ये पत्थर बोल्डर, दिख रहे हैं ना, उसको इसको हम बोल्डर कहते हैं ग्लेशियर ना? मोरेन का बोल्डर बोलते हैं। तो ये जी। एक पुराने डेब्री फ्लो का जमा हुआ पत्थर है। यहाँ हमारे पास फाइनेस्ट मटेरियल से लेके बड़े बड़े बोल्डर तक है। जी। और अभी मैं ये बताऊंगा कि इस जगह ये बिफोर एंड आफ्टर, ये बिफोर कल का जो घटना हुई और आज की घटना, मतलब ये दोनों का एक ही जगह से लिया हुआ फोटोग्राफ देख उन्होंने लीजिए आप, मीडिया को कि यहाँ कितनी सारी होटल है और कितने सारे टूरिस्ट प्लेसेस पूरा दब गया है। मतलब ये पहले का भी ये हमारे पास मलबा है, इसका भी फैन है। जी। ये होने के बावजूद भी हमने इसके ऊपर आबादी करी है, और अभी इस आबादी कल ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। यहाँ कोई भी एक घर बचा नहीं है, कुछ हाई स्लोप पर जितने घर थे वो बचे हैं। तो ये दर्शक मित्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस वैली में डेवलपमेंट अगर होता है तो हम एक नॉर्म से करें। डेवलपमेंट को हम रोक नहीं सकते। यहाँ टूरिस्ट का भी फ्लो है, तो टूरिस्ट को किस जगह रखना चाहिए और कौन सी टेरेस पे, टेरेस मतलब यहाँ जो रिवर की टेरेस है, कौन सी टेरेस को सेफ टेरेस मानते हैं। तो ये एक परीक्षण होने के बाद हमको टूरिस्ट का भी डेवलपमेंट, टूरिज्म का डेवलपमेंट भी करना चाहिए। जी। ये कुछ जो है चित्र जिसमें पहले, आज से कई साल पहले जो डेब्री फ्लो आया था, जस्ट लाइक अभी जो आया कल, ऐसे ही डेब्री फ्लो में बड़े बड़े बोल्डर ने ये पेड़ के छाल निकाल दिए, पूरी मार्ग को निकाल दिया गया है। तो हम इसका डेटिंग कर दें कि कितने साल पहले ये आया हुआ है, और बिल्कुल उसका रिपीटेशन कब कब बिल्कुल होता है, वो इसको हम एक recurrence बोलते बड़ा हैं। तो climatic- एग्जाम्पल है कि 1835 में एक पुराना है। मंदिर हुआ करता था, हाँ। और तब कोई ये ग्लेशियर की फटने की घटना हुई थी, पूरा मंदिर बहा ले गया था। फिर उसी जगह वो मंदिर ऊपर से नीचे निकाला गया है। वो 1835 का घटना थी जो 1835 में घटना हुई है, और इसके बाद भी कई बार ऐसी घटना होती जा रही है। लेकिन हम घटना को हमेशा पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट करने की सोच रहे हैं। लेकिन वी हैव टू थिंक अबाउट द प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, वी हैव टू थिंक अबाउट द कॉज ऑफ दिस इवेंट। क्या महेश जी, मतलब एक लेमैन टाइप वाला क्वेश्चन जो लोगों दर्शकों के दिमाग में आएगा, वो पूछना चाह रहा हूं। जैसे अभी ग्लेशियर का आपने कहा ये हो गई घटना, क्या ये पॉसिबल है कि अभी थोड़े दिन में फिर तुरंत भी आ सकता है, या अभी थोड़ा टाइम लग सकता है? शायद सरकार उसमें टाइम, क्योंकि नहीं, कभी हम लोग ये- इसको टाइम जोन में बांट नहीं सकते हैं। जियो साइंटिस्ट एज ए जियो हिमालय- साइंटिस्ट Himalaya region is climatically and seismically very active and very sensitive zone. तो क्लाइमेट भी थोड़ा सा चेंज होता है, 0.1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारी ग्लेशियर उसको प्रतिभाव देती है। तो ये ग्लेशियर का प्रतिभाव एक छोटा सा टेम्परेचर राइज पूरे दुनिया में होता है तो भी होता है। और दूसरा टेक्टोनिक, हम दोनों से यहाँ प्लेट ग्रसित है। तो टेक्टोनिक्स का मतलब है कि यहाँ भूकंप बहुत आते हैं, और अगर बड़ा झटका नहीं आता है, एक छोटा सा भी भूकंप आता है 6 डिग्री का, 5 मैग्नीट्यूड का, तो भी वो स्लोप चेंज कर देता है। और 0.01% स्लोप चेंज करता है। तो दैट पर्टिकुलर रीजन इज वेटिंग फॉर द मेजर क्लाइमेटिक डिजास्टर।
क्योंकि थैंक यू डॉक्टर साहब। स्लोप चेंज होता है, वो एक सबसे बड़ा ट्रिगरिंग इश्यू है। Yes. मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि वो आप लोगों से, और आप लोग तो सरकार के ही लिए काम कर रहे हैं, बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस किसी बाहर की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो कर रही है। शायद आप लोगों के रिसर्च पेपर्स, आप लोगों की रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान देने का टाइम आ गया है, नहीं तो जो सोचा नहीं जा सकता है उस सोच से परे तबाही आएगी। जो अगर इसको भयंकर तबाही मान रहे हैं, अगर जियो साइंटिस्ट की भाषा में बोले, जो सोच नहीं सकते हैं आप, वो तबाही भी वेट कर सकती है आपका। जरूर जरूर। मैं चाहूंगा आज इस वीडियो के जरिए प्रोफेसर महेश ठक्कर जी ने बहुत थोड़े समय में बड़ी बड़ी बातें समझाई हैं, जो शायद लोगों को भी समझना चाहिए। जो जमीन पे इंक्रोचमेंट करके कि यहाँ ये होटल बना लें, ये रेलिंग बना दें, जो ये कंस्ट्रक्शन कर रही है, लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं, ये आपको बर्बाद करने के लिए है। और शायद ये सबको सोचना चाहिए जो सोचते हैं कि गंगोत्री जाके अब हम वहाँ पे रुकेंगे, वो टूरिस्ट स्पॉट अगर डेवलप करने की सोचेंगे तो डिजास्टर ज़्यादा आएंगे। प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ बड़ी खबर में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हकीकत ये है जिसको कल से लोग समझ रहे हैं कि ये बादल फटा है, बादल नहीं फटा है, ग्लेशियर टूटा है, डिब्रीज के साथ एवलांच आया है, जिसने पूरा बर्बाद करता हुआ चला गया धराली कस्बा। शायद इसके बाद जब पोस्ट इस पे एनालिसिस हो, तब शायद इन बातों का ध्यान रखा जाए कि वहाँ जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी जमीन पे नहीं है, वो पहले आए किसी एवलांच की डिब्रीज। डॉक्टर साहब ने बहुत कायदे से समझाया है इसको, और शायद सरकार को समझ में आना चाहिए। तो अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन या जो पेड़ कटाई का फैसला लिया गया है उसको रोका जाए। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine Finer Finesta. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।